नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो हमने यहाँ पर जो वर्ग 2 का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसको हम आगे क्रम से जारी रखते हैं और यहाँ पर जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से वान डेर वाल्स का विचलन, ठीक है ना। तो वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन का वान डेर वाल्स समीकरण, कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर अणु गति सिद्धांत के सुधार में, अणु गति का जो सिद्धांत है उसमें सुधार करना है और उसके दो जो पॉइंट हैं उस पर आधारित है ये वॉन डेर वाल्स का नियम। वो जो सामान्य गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, उसको एक नए तरीके से पेश किया जाता है उन दो आपके पॉइंट में सुधार करके, उस पर आधारित है आपका ये अणु गति का सिद्धांत। तो यहाँ से एक या दो प्रश्न 100% आने वाले हैं। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये है कि वान डेर वाल्स ने वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण अणुगति सिद्धांत में दी गई परिकल्पना में दोषपूर्ण होना बताया। इसके लिए दो परिकल्पनाओं पर विचार करना होगा। अणुगति सिद्धांत पर उन्होंने दो परिकल्पनाएं थी। जो दो परिकल्पनाएं वे ऐसी थी कि वो आपके उसमें विचलन जा रहा था, विचलन का मतलब उसमें गलतियां जा रही थी, दोषपूर्ण बताया जा रहा था उनको। कौन सी थी उनको हम देख लेते। पहली देखिए दोस्तों क्या है, गैसों के अणुओं के आयतन को गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मानना। देखिए इसमें क्या था कि जो गैस है आप यहाँ पर देखेंगे तो गैसों का जो आयतन होता है, उन्होंने कहा कि जो गैसों के अणुओं का आयतन, जैसे देखिए अपन यहाँ पर ये क्या देखें, गैसों के अणु का आयतन, ये हम देखें गैसों के अणु का आयतन है, ये वाला क्लियर, ये वाला ये गैसों के अणु का आयतन है और ये गैसों का संपूर्ण आयतन है, ये गैसों का संपूर्ण आयतन है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए उसकी तुलना में कितना कम है और ये देखिए कितना ज्यादा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर अणु को पास में रखा गया है, तो ये क्योंकि एक अणु है उसका जो आपका, जैसे यहाँ पर देखिए ये अणु है, इसका अपना जो है आयतन इतना है, लेकिन अब अगर ऐसे बहुत दो चार अणुओं को छोड़ दिया जाए इतने बड़े पात्र में, तो ये किनारे पर पूरे जगह स्पेस फैलते जाएंगे। कुल मिलाकर इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है, ऐसा बोला गया था अणुगति सिद्धांत में, इस वजह से दूर दूर फैल जाते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण गैस का जो आयतन होता है, समझ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो गैस के अणु का आयतन उसकी तुलना में बहुत कम होता है। तो गैस के अणु का आयतन उसके संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में कैसा था, नगण्य, ऐसा अणुगति सिद्धांत में देखो कहा गया था, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या था कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों का आयतन उनके अणुओं की तुलना में नगण्य माना गया। यह परिकल्पना दाब और ताप की सामान्य परिस्थितियों के लिए सत्य है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन है कि जो उनका अणुओं का जो आयतन है वो बहुत कम होता है, समझ पा रहे हैं ना, किसकी तुलना में, गैसों के संपूर्ण आयतन की तुलना में। तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल कंडीशन के लिए, ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति के लिए ठीक नहीं। वो कौन सी विशेष परिस्थिति है, देखो फिर विशेष परिस्थिति में क्या उन्होंने कहा कि अगर आप इसका दबाव बढ़ा दिया जाए, दाब क्या कर दिया जाए, इस पर गैस पर बढ़ा दिया जाए और उस पर क्या कर जाए, उसका जो ताप है बहुत कम कर दिया जाए। देखिए आप यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि इस पर क्या बढ़ाया, इन्होंने दबाव बढ़ाया, समझ रहे ना। इस पर जब देखो इन्होंने बढ़ाया दबाव, समझ रहे ना, तो यहाँ पर देखो क्या कंडीशन हुई कि यहाँ पर उन्होंने इस पात्र में दबाव लगाया, तो ये जो गैस के अणु है क्या होंगे, देखो पास पास आ गए कि नहीं आ गए, ये देखो ये आ गए पास पास। अब इस पर और ज्यादा दबाव लगाया जाएगा, समझ पा रहे ना, तो ये अणु और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो अब है आप देखिए यहाँ पर चार अणु इधर भी आप ले लीजिए गैस के, देखिए ये चार आपने इधर ले लिए, देखिए तो इनका तो आयतन क्या है, नगण्य तो नहीं कह सकते इसकी अपेक्षा। आप देखिए मुझे तो देखिए नगण्य नहीं लग रहा, तो ये मतलब लगभग कैसा आ गया, अब इक्वल आ गया। तो ये किस कंडीशंस में है, मतलब जब दाब कैसा हो, अधिक हो, उच्च कैसा हो, दाब हो, और ताप कैसा हो, कम है। तो गैस का जो संपूर्ण आयतन है, समझ पा रहे हैं ना, गैस का जो संपूर्ण आयतन है उसके अणुओं की आयतन की तुलना में कैसा, नगण्य नहीं होता है। कारण क्या है, इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि अणु क्या होते, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि अगर अणु को आप देखें तो अणु आपस में फिर उसमें के अंदर सिकुड़ना नहीं हो सकता, अणु सिकुड़ नहीं सकता है, और क्योंकि जो जितना अणु का आकार है वो दाव लगाने पर फिर और कम नहीं होने वाला।
तो ऐसी स्थिति में अणुओं के स्वयं का आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में क्या नहीं होगा, नगण्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इस चीज को उन्होंने बता दिया कि जो पहले अणुगति सिद्धांत में कहा गया था कि गैसों के अणु का आयतन उसके संपूर्ण गैसों की आयतन की तुलना में नगण्य होता है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सामान्य ताप और दाब की कंडीशन में होता है। उन्होंने कहा कि जब ताप को कम कर दिया जाए, दाब को बढ़ा दिया जाए, तो गैस के जो अणुओं का आयतन है उसके संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होगा। मतलब सीधा सा उसको पलट दिया। सेकंड नियम क्या कहता है पॉइंट, तो दो उन्होंने बोला कि देखो जो गैस का वास्तविक आयतन पहले क्या था V, अब क्या हो जाएगा, अब V माइनस डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब आयतन कैसा होगा, कम कर दिया गया है। वहां पर समझ रहे ना, क्या कर दिया गया, आयतन को कम कर दिया। जब V गैस का आयतन है तथा B गैस के अणुओं का स्वयं का आयतन है, समझ रहे ना। तो V यहाँ पर क्या है, गैस का जो आपका था उसका आयतन है, और B किसका है, गैस के अणुओं का आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पर B क्या है, एक स्थिरांक है जो गैस के अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, जो किस पर डिपेंड करेगा, जो गैस के अणुओं के आकार पर डिपेंड करेगा, ये जो B वाला स्थिरांक है। तो गैसों के आयतन में जो संशोधन हुआ है, किस में हुआ ये संशोधन, आयतन में, तो इसे क्या बोला जाएगा, आयतन संशोधन। ठीक है, दूसरा देखो बोला है अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर दूसरे पॉइंट को समझिए। ठीक है ना, अब जब पहला जो अणुगति सिद्धांत बताया गया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए कि गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या कहता है। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत ने कहा था कि गैसों के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं करता है। इसका मतलब ये था कि उन्होंने कहा था कि जैसे जो गैस के अणु हैं, तो उन्होंने कहा कि गैस के जो आपके अणु हैं ये कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। ये कैसे रहते हैं, मुक्त रहते हैं, और ये अपने मतलब यहाँ वहां मतलब कहीं पर भी गति कर सकते हैं, और इनके बीच में कोई बंधन नहीं है कि ये एक अणु दूसरे को आकर्षित कर रहा हो। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि अगर इनको जितने बड़े पात्र में, जैसे आपने इतना बड़ा पात्र लिया, इसमें इस गैस को छोड़ा तो ये इतने दूर दूर व्यवस्थित हो गए। बात समझ पा रहे ना, और ये सत्वी, और उसके पीछे उन्होंने प्रमाण दिया था कि अगर मान लीजिए इनका आकार एक दूसरे को आकर्षित करते तो फिर क्या इनका आकार निश्चित होता, और आपने पढ़ा है कि गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। तो ये भी जो कंडीशन है ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में लागू होती है। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में होता है कि जब आप इन पर मतलब दाब बढ़ाते हैं और ताप को कम करते हैं, तो क्या होते हैं, वो अणु पास पास आते हैं। क्या होंगे, ये अणु कैसे हो जाएंगे, इस तरह से पास पास आ जाएंगे। जब ये पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में उन्होंने कहा कि जब ये पास में आ रहे तो इनके बीच में कोई ना कोई तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट जो थ्योरी है वो भी मतलब गैसों के अणुगति सिद्धांत में सुधार बताती है। देखिए, तो उन्होंने कहा कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये गैसों के अणुगति सिद्धांत की बात कर रहे हैं। यह निम्न दाब और उच्च ताप पर होता है। तो ये जो था ये कब किस कंडीशन पर फॉल होता था, जब दाब कम होता था और ताप ज्यादा होता है, उस कंडीशन में अणुओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता है गैस के। लेकिन देखिए जब दाब उच्च हो जाता है और ताप कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, तो गैस का जो आयतन है कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अभी हमने बताया था उस पर दबाव लगाओगे किसी चीज पे तो वो सिकुड़ेगा तो आयतन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आयतन कम होगा तो उसके अंदर जो गैस के अणु हैं वो भी स्वाभाविक सी बात है पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या बढ़ रहा है, आकर्षण बल बढ़ रहा है। भाई जब दो अणु बीच पास पास आ रहे तो क्या पीतिकर्षण की वजह से तो आ नहीं रहे होंगे, किस वजह से आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे आकर्षण की वजह से। क्लियर ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम इसको आकर्षण में ऐसा नहीं कह सकते कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं लग रहा है, कि आकर्षण बल नगण्य काम कर रहा, ऐसा नहीं कह सकते। कैसा, जैसा कि आपने अणुगति सिद्धांत ने स्पष्ट कह दिया था कि इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं कार्य करता, अर्थात आकर्षण बल नगण्य होता है। लेकिन यहाँ पर जब दाब बहुत ज्यादा होता है, ताप बहुत कम होता है, इस कंडीशन में अणु पास पास आ जाते हैं और उनके बीच में क्या लगता है, एक दाब लग जाता है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में दाब उस दाब की तुलना में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, कम होता है। समझ पा रहे ना। तो देखो उन्होंने कहा कि तो कब आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, दबाव भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और इस स्थिति में क्या होंगे, समझ रहे ना,
तो इस स्थिति में देखो, इस प्रकार जो अवलोकित दाब, जो आपको दाब दिखाई दे रहा है, वो आदर्श दाब की तुलना में कैसा होगा, कम दिखाई आपको देगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया है। अब देखो, जैसे आपने देखा गैस का आदर्श दाब, अब देखिए अपन ने पी आई आई मतलब यहाँ आइडियल से, तो आपका क्या हो जाएगा आदर्श दाब, ये किसके बराबर होगा, प्रेक्षित दाब जो आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दाब, और साथ में गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण प्रभाव। तो जब गैस के अणु पास पास आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके बीच में आकर्षण बढ़ता है। तो ये ए बटा भी स्क्वायर, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये इनके गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को बता रहा है। तो यहाँ पर ए क्या है, एक आपका स्थिरांक है जिसे आकर्षण गुणांक कहते हैं। आपका आ सकता है इस समीकरण में, ये क्या है, तो ये क्या है, आकर्षण गुणांक। तो भी गैस का आयतन है, और ये क्या मान गैस की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसको भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो गैस है, समझ पा रहे हैं ना, उसमें जो गैस की जो आकर्षण गुणांक है वो किस पर डिपेंड करता है, तो गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो गैसों में जो संशोधन हुआ दाब का, तो ये क्या कहलाएगा, दाब संशोधन कहलाएगा। अब सामान्य गैस समीकरण है जो पीवी बराबर एनआरटी, अब इसमें संशोधन होगा तो क्या होगा, पी, समझ रहे ना, यही कहता ही है, ये पी है। अब देखो आयतन में संशोधन यहाँ पर होगा, समझ पा रहे ना, तो आपका जो पी का वैल्यू क्या हो गया भाई, पी का वैल्यू ये हो गया, पी आई का वैल्यू क्या हो गया, पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर, तो पी के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या था, इसमें भी था, और भी के लिए देखिए आप, चलिए भी का भी हम वैल्यू क्या देख चुके हैं, ये वाली देख चुके हैं, बी वाली वैल्यू कहाँ गई है, ये वाली, ठीक है ना। तो ये किसका आयतन है, ये किसके बराबर है, भी के बराबर, तो भी बराबर भी माइनस बी इसके बराबर है, तो ये इसके स्थान पर रख दीजिए आप। तो ये हमने भी के स्थान पर भी माइनस बी रख दिया, क्लियर ना, बराबर क्या है, आर टी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण ये हो जाएगा। ये जो समीकरण है, यही समीकरण क्या है, वान डेर वाल्स का समीकरण है, ठीक है ना। तो ये जो देखो समीकरण हो गया है। अब एन मोल के लिए अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर देखो पी, और ये एन मोल के लिए एन स्क्वायर ए बटा वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी एन आ जाएगा और यहाँ पर भी एन आ जाएगा। ये जो समीकरण है इसे वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं, समझ पा रहे ना। ये क्या है, जो वास्तविक गैस समीकरण भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका वान डेर वाल्स समीकरण, और जो आपका सामान्य गैस समीकरण है पी वी बराबर एन आर टी, इसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा यथार्थ है या वास्तविक है, समझ पा रहे ना, ये उसकी तुलना में ज्यादा यथार्थ या वास्तविक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि आपका जो वान डेर वाल्स समीकरण है उसमें अणुगति सिद्धांत के किन दो नियमों में सुधार किया गया, इसका जो नया समीकरण आता है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो b का मतलब क्या है, यहाँ के स्थिरांक a का मतलब क्या है, समझ पा रहे। तो v का मतलब या b का मतलब उसके आयतन से था, और a का मतलब उसके बीच आकर्षण गुणांक से था। ये सारे चीजों को आपको याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आएंगे तब आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर की जाएगी। तो शानदार तरीके से इस चीज को, अपने टॉपिक को नोट्स कंप्लीट करते जाइए और इसको समझते जाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल जरूर करिए कि आपको किस तरह से वीडियो लगा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करिए, तब तक के लिए साइंस गैलेक्सी चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।